नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है, सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री का कुछ हद तक सॉल्व होने का अंदेशा अब जाहिर हो रहा है। अचानक जबरदस्त ट्विस्ट आया पूरी कहानी में। अब तक की सारी थ्योरीज फेल हो गई। बॉलीवुड के इनसाइडर, आउटसाइडर, ग्रुपिज्म, वंशवाद के बारे में अब तक जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी आपने सुना, वो सब कुछ अब पुरानी बात हो गई है। मुंबई पुलिस ने अब तक जो जांच की है, जो पूछताछ की है, सुशांत के करियर के बारे में जो भी डिटेल्स आई हैं, वो सब क्लियर पिक्चर नहीं बता पाए। सुशांत के परिवार ने लेकिन अब जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके सारे पन्ने हमारे पास हैं और आप यकीन मानिए एक एक शब्द इन पन्नों का चौंकाने वाला है, हिला कर रख देने वाला है। हिंदी फिल्मों के स्टार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए उनके परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को जिम्मेदार ठहराया है। परिवार ने जो आरोप लगाए हैं बहुत ज्यादा हैरान करने वाले हैं। पूरी डिटेल के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत की सुसाइड की सबसे असली वजह है? क्या रिया ने सुशांत को सुसाइड के लिए मजबूर किया? सुशांत के परिवार ने रिया पर कई आरोप लगाए। एफआईआर में जो सबसे बड़ा आरोप है वो ये कि रिया चक्रवर्ती ने सोची समझी साजिश के तहत सुशांत सिंह से जान पहचान बढ़ाई। इस पूरी साजिश में रिया चक्रवर्ती का परिवार भी शामिल था। सुशांत के परिवार ने रिया चक्रवर्ती पर दूसरा आरोप लगाया है कि सुशांत जहां रह रहे थे, रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर वो घर छुड़वा दिया, ये कहते हुए कि इस घर में भूत प्रेत है और उसका प्रभाव सुशांत के दिमाग पर पड़ रहा है। साजिश के तहत रिया सुशांत को लेकर मुंबई में अपने घर पर गई। वहां दवाइयों का ओवरडोज दिया गया और सबको यह बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत डेंगू से प्रभावित है। परिवार का कहना है कि सुशांत को कभी डेंगू नहीं हुआ। सुशांत के परिवार ने रिया पर तीसरा गंभीर आरोप लगाया है कि रिया ने सुशांत के सामने यह शर्त रख दी थी कि वो वही फिल्में करेंगे जिसमें रिया हीरोइन होंगी। चौथा आरोप लगाया गया कि सुशांत के सारे विश्वास पात्र कर्मचारियों को रिया ने जानबूझकर बदल दिया। यहां तक कि बॉडीगार्ड और बाउंसर तक बदल दिए गए थे। सारे क्रेडिट कार्ड, बैंक खाते रिया और उनके परिवार वाले चलाते थे। इस एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया कि दिसंबर के महीने में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत का पहला फोन नंबर जानबूझकर बंद करवा दिया। रिया ने अपने नजदीकी सैमुअल मिरिंडा की आईडी पर एक नया फोन नंबर जारी करवाया और सुशांत सिंह राजपूत उसी नंबर का इस्तेमाल करते थे। परिवार ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म लाइन को छोड़कर केरल में ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। इसमें उनके दोस्त महेश उनके साथ जाने को तैयार थे, लेकिन रिया ने मना कर दिया। रिया ने सुशांत को डराया कि उनके मेडिकल रिपोर्ट वो सार्वजनिक कर देंगी और ये साबित कर देंगी कि वो पागल हैं। परिवार वालों ने रिया पर एक और गंभीर आरोप लगाया है। रिया को जब लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का बैंक बैलेंस खाली हो गया है और सुशांत सिंह राजपूत रिया के किसी काम के नहीं है, तो वो उनका साथ छोड़कर चली गई। जाते जाते रिया सुशांत सिंह के घर से काफी सारा सामान, कैश, जेवरात, लैपटॉप, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड और उनके पिन नंबर ले गई। यहां तक कि रिया चक्रवर्ती इलाज के सारे कागजात अपने साथ लेकर चली गई, जिसके बाद रिया सुशांत को ब्लैकमेल करने लगी। रिया ने ही सुशांत सिंह के पास अस्थायी तौर पर एक सेक्रेटरी नियुक्त की थी। सुशांत सिंह के परिवार ने कहा है कि एक बैंक खाते के स्टेटमेंट से पता चला है कि पिछले एक साल में तकरीबन 17 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से निकाले गए। सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह रिया के कंट्रोल में आ चुके थे। बहुत बार पटना से घर वालों ने सुशांत को फोन लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाती थी। सुशांत के पिता ने कहा है कि उनकी सारी कोशिशों को रिया ने नाकाम कर दिया। सुशांत को कभी पटना आने दिया। पिता ने जो इल्जाम लगाए हैं सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती के ऊपर बहुत ज्यादा सनसनीखेज हैं। अब वो आरोप लगा रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने जानबूझकर सुशांत से जान पहचान बढ़ाई। रिया चक्रवर्ती ने एक सोची समझी साजिश के तहत, ये इस एफआईआर में लिखा हुआ है, सुशांत से संबंध बढ़ाया। सुशांत के संपर्क का फायदा उठाकर वो खुद एक नामी एक्ट्रेस बनना चाहती थी, ये सुशांत के पिता इस एफआईआर में कह रहे हैं। उनका आरोप है कि सुशांत के करोड़ों रुपए को हासिल करना चाहती थी रिया, यानी इसमें पैसे को भी एक मुद्दा बनाया गया है। साफ तौर पर यह बताया गया है कि कैसे उनके एक अकाउंट में 17 करोड़ रुपया था, उसमें से 15 करोड़ के करीब रुपया अलग अलग खातों में ट्रांसफर किया गया और ये वो अकाउंट्स थे जिनसे सुशांत का व्यक्तिगत तौर पर कोई लेना देना नहीं था। तो वो इस बात की आज जांच भी चाहते हैं कि यह पता लगाया जाए कि यह पैसा, करोड़ों रुपया जो सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ट्रांसफर हुआ, ये किन अकाउंट्स में ट्रांसफर किया गया, वो किसके खाते हैं और किस मकसद से वो पैसे ट्रांसफर किए गए। सुशांत का फोन रिया के परिवार के कब्जे में रहता था, यह भी उनका साफ तौर पर आरोप है। वो नहीं चाहती थी कि
सुशांत अपने परिवार के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ संबंध रखे, ऐसा सुशांत के पिता ने आरोप लगाया है। फिल्मों के जो ऑफर आते थे, रिया को हीरोइन रखने की शर्त रख दी जाती थी। ये भी पिता ये कह रहे हैं कि ये सुशांत पर दबाव बनाकर किया जाता था रिया चक्रवर्ती की तरफ से। अगर उन्हें कोई रोल मिलता है तो उसमें रिया चक्रवर्ती को भी शामिल किया जाए किसी फिल्म में, ऐसा दबाव बनाया जाए। इससे उनके प्रोफेशनल करियर पर भी असर पढ़ा। सुशांत ने कई बार ये बताया कि ये लोग मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने अब तक ये सारी बातें सुनी होंगी कि सुशांत सिंह राजपूत किसी मानसिक अवसाद से गुजर रहे थे, वो एक प्रोफेशनल हेल्प भी ले रहे थे, वो डॉक्टर्स से संपर्क में थे। अब ये परिवार कह रहा है कि वो अक्सर ये कहते थे कि ये लोग यानी रिया चक्रवर्ती और उनका परिवार मुझे पागल खाने भेजना चाहते हैं। ये बात खुलकर अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता इस एफआईआर में साफ साफ कह रहे हैं। 2019 तक सुशांत को कोई परेशानी नहीं थी, ये परिवार की तरफ से साफ कहा गया है। सुशांत के पिता रिया के संपर्क में आने के बाद उसकी मानसिक हालत कैसे खराब हुई, इसकी ओर भी इसमें इशारा कर रहे हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में नहीं आई थी, तब तक सुशांत की जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही रिया उनकी लाइफ में आती हैं, वैसे ही उनकी परेशानियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये आरोप है पिता का इस एफआईआर के अंदर। और जिन डॉक्टर्स ने रिया के कहने पर इलाज किया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। यह भी इस एफआईआर में कहा गया है कि रिया चक्रवर्ती ही सुशांत सिंह राजपूत को डॉक्टर्स के पास लेकर के जाया करती थी। वो कौन डॉक्टर्स थे जिनके पास रिया की कहने पर सुशांत सिंह राजपूत जाते थे, उनका क्या बैकग्राउंड है, इसकी भी जांच की मांग की जा रही है। और जो बात हमने आपको पहले बताई कि सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए कहां गए, इसकी जांच ये परिवार चाहता है, सुशांत सिंह राजपूत के पिता चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक पैसे का एंगल भी देख रहे हैं कि सुशांत के अकाउंट से करोड़ों रुपए क्यों ट्रांसफर किए गए उन खातों में जिनसे सुशांत सिंह राजपूत का कोई लेना देना नहीं था। रिया ने सुशांत को इलाज के बहाने दवा का ओवरडोज दिया, यह भी इस एफआईआर के अंदर कहा गया है। तो आप ये देखेंगे बड़े सीधे से आरोप हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये सारे आरोप सत्य हैं या सारे आरोप मिथ्या हैं। हम केवल आपको सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से, उनके पिता की तरफ से जो शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाए गए हैं, वो आरोप बता रहे हैं। बाकी सारी बातें ये विवेचना का विषय है, तफ्तीश का विषय है। कुछ और बातें जो इस एफआईआर में है आपको बताते हैं। सुशांत सिंह राजपूत मानसिक रूप से परेशान थे। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि रिया डॉक्टरों के साथ मिली हुई थी और डॉक्टरों ने जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को षड्यंत्र के तहत गलत दवाई दी। आखिर में रिया सुशांत को छोड़कर चली गई और उनका फोन नंबर तक ब्लॉक कर दिया। इन सारे कारणों ने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। और अब उस खबर की बात करते हैं जो कल सबसे बड़ी खबर होगी, कल जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा होगी। रफाल कल हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरने वाला है। रफाल के चर्चे जितने हिंदुस्तान में हैं, उससे ज्यादा पाकिस्तान में हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में रफाल का खौफ चल रहा है। भारतीय वायुसेना का रफाल अभी रास्ते में है और कल अंबाला पहुंचेगा। लेकिन रफाल के भारत पहुंचने से पहले ही बाजवा ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और सबसे ज्यादा बातें एक तस्वीर और एक हिंदुस्तानी जवान की हो रही हैं। आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर राफेल फाइटर जेट की मिड एयर फ्यूलिंग की ये तस्वीरें देखकर चीन और पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। राफेल के डर का आलम ऐसा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के एक फोन कॉल पर पाकिस्तान के एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान दौड़े दौड़े पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर पहुंच गए। लेकिन पाकिस्तानी सेना और वायुसेना के प्रमुख का सिरदर्द सिर्फ राफेल फाइटर जेट नहीं, बल्कि फ्रांस से राफेल को सी ऑफ करके हिंदुस्तान रवाना करने वाले एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद राठेर हैं। राफेल के कॉकपिट में बैठे एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद की ये तस्वीर इस एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के बख्शीबाद के रहने वाले हैं और फिलहाल वो फ्रांस में भारत के एयर अताशे हैं। राफेल की शस्त्र पूजा की तैयारियों से लेकर उसे भारत भेजने तक अनंतनाग के सपूत एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद ने एक अहम किरदार निभाया है। एयर कॉमोडोर हिलाल अहमद को साल 1988 में एयरफोर्स में कमीशन किया गया था। वो MiG-21, मिराज 2000 और किरण विमान पर 3000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट ले चुके हैं और वो अब फ्लाइट लेफ्टिनेंट से एयर कमांडर बन। सनक और उसकी खींच समझी जा सकती है।
एयर कोमोडोर हिलाल अहमद राफेल पर अपने हाथ आजमा चुके हैं। इस लड़ाकू विमान को फ्रांस से सी ऑफ करने वाले भी हिलाल अहमद और फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ ही थे। ये दोनों नाम पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा में हैं। वैसे भी किसी हिंदुस्तानी का जन्मस्थल चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, उसकी पहली पहचान भारतीय ही होती है। इमरान इस वक्त भारत विरोधी फोबिया क्रिएट कर रहे हैं, चंदा मांग रहे हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने को 1 साल पूरे होने वाले हैं। इसलिए इमरान ने एक नया एजेंडा तैयार किया है। उर्दू और अंग्रेजी अखबारों में स्पेशल पेज के जरिए कवरेज करवाने का काम सौंपा गया है। 5 अगस्त को सभी पाकिस्तानी न्यूज चैनलों का लोगो ब्लैक करने का ऐलान है। सभी चैनलों को कश्मीर पर विशेष कार्यक्रमों को प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है। कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को इस बार पाकिस्तान रॉयल ट्रीटमेंट भी देगा। अलगाववादी नेता गिलानी को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान देने के लिए बाकायदा एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित एक यूनिवर्सिटी का नाम भी गिलानी के नाम पर रखने की बात की गई है। दरअसल ये कुछ और नहीं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कहावत है। 5 अगस्त से पहले इमरान खान गिलानी जैसे अलगाववादी नेता को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि कांग्रेस के लिए राजस्थान बचाने की पूरी लड़ाई सोशल मीडिया तक से बटाई है। राहुल जब से ट्रेंड कराने के खेल में लगे, पूरी पार्टी ही इसमें जुट गई। सोशल मीडिया के चक्कर में अशोक गहलोत के पास से मैजिक नंबर फिसलता दिख रहा है। आज बहन जी ने कांग्रेस की ओर अपना हाथी दौड़ा दिया तो मुकाबले के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में कूदना पड़ा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक हैशटैग ट्रेंड कराने के लिए राहुल गांधी ने ऐसा कैंपेन चलाया जिसके लिए अस्पताल के आईसीयू में कैमरा लगाना पड़ा। कठूमर के विधायक बाबूलाल बैरवा सीने में दर्द और सांस लेने में परेशानी के चलते आईसीयू में भर्ती हैं। कैंपेन राहुल का है, वीडियो विधायक का चाहिए, इसलिए अस्पताल से ही बैरवा से बयान दिलवाया गया। राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि विधायक विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश शीघ्र जारी करे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के मैं साथ हूं। जय हिंद, जय भारत। खत्म। जयपुर के 5 सितारा फेयरमाउंट होटल के एयर कंडीशन हॉल में 9 इंच मोटा गद्दा और मसनद लगाकर लोकतंत्र बचाने का खेल चल रहा है। विधायकों के आगे कैमरा लगाकर वीडियो बनाया जाता है और फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। यह जादूगर सीएम का वर्चुअल शक्ति प्रदर्शन है। लोकतंत्र मजबूत हुआ, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाए हैं। ये समझना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता, पाकिस्तान के हालात होते तो शायद नरेंद्र मोदी जी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाते। उनको सोचना पड़ेगा, उनकी पार्टी को सोचना पड़ेगा कि चुनित सरकारों को गिराने का इरादा छोड़े। ऐसा लगता है आला कमान के डायरेक्शन पर एक एक विधायक को पकड़ा गया, सबके हाथ में स्क्रिप्ट वाला पर्चा थमाया गया, एक जैसी स्क्रिप्ट रटाई गई, होटल के सेम टू सेम बैकग्राउंड में सबका वीडियो बनवाया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से स्पीक ऑफ फॉर डेमोक्रेसी हैशटैग लगाकर सबको अपलोड किया गया, मगर 48 घंटे की मेहनत के बाद भी गहलोत मैजिक नंबर नहीं छू सके। मैजिक नंबर मतलब 101। गहलोत कैंप ने पहले 109 विधायकों के समर्थन का दावा किया, फिर सरकार की सुई 102 विधायकों पर आकर टिक गई। राजभवन में विधायकों की गिनती 100 विधायकों पर रुक गई और जब वीडियो बना तो नंबर 93 के करीब आकर ठहर गया। कांग्रेस के 106 में से 79 विधायक, 10 निर्दलीय विधायक, बीटीपी के 2 विधायक, सीपीआई और आरएलडी के एक विधायक ने ही राहुल गांधी के हैशटैग को सपोर्ट किया। सरकार को सपोर्ट कर रहे बाकी विधायकों ने वीडियो क्यों नहीं बनवाए? कांग्रेस के कुनबे में कोलाहल है। अशोक गहलोत को पता है और राहुल गांधी को भी मालूम है कि इतने नंबर भी इसलिए आए हैं क्योंकि विधायक एक बाड़े में बंद हैं। अगर अस्पताल की बाड़ेबंदी खोली गई तो घोड़े किधर भागेंगे, राहुल भी नहीं जानते। कांग्रेस ने 48 घंटे में पायलट कैंप के 3 विधायकों के जयपुर पहुंचने का दावा किया, मगर मानेसर के होटल से जो जवाब आया उस पर राहुल गांधी को जरूर गौर करना चाहिए। गहलोत खेमे में जो बाड़ाबंदी में विधायक बैठे हैं, उन विधायकों में हताशा है। उस हताशा को रोकने के लिए, उन विधायकों को दिलासा दिलाने के लिए इस तरह का सुरजेवाला जी बयान दे रहे हैं। वहाँ पर 10 से 15 विधायक आज भी हमसे संपर्क कर रहे हैं
और हमें कह रहे हैं कि ज्यों ही बड़ा बंदी हटी हम यहाँ से भाग निकलेंगे। सचिन पायलट जिंदाबाद। कांग्रेस के पॉलिटिकल सर्कस में कुछ किरदार अगर बच भी गए तो राजपुताने की लड़ाई में हाथी ने नया चैलेंज खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। डेमोक्रेसी क्या चीज होती है ये उनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बताई है। जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। 17 सितंबर 2019 को अशोक गहलोत ने बीएसपी के 6 विधायकों को कांग्रेस में शामिल करा लिया। तब राहुल लोकतंत्र के इस चीरहरण पर खामोश रह गए थे। आज मायावती ने उनको हकीकत बताई तो भाई को डिफेंड करने बहन प्रियंका मैदान में आ गई। मायावती की बातों से तिल मिलाई प्रियंका ने बीएसपी के व्हिप को लोकतंत्र के हत्यारों को क्लीन चिट करा दिया। कांग्रेस में लोकतंत्र किस चाल से चलता है ये समझना हो तो आपको राजस्थान के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश ले चलते हैं। पार्टी ने आचार व्यवहार और शिष्टाचार भुला दिया तो सत्ता हाथ से निकल गई। सिंधिया जैसा नेता कांग्रेस के हाथ से चला गया है। अब जो पार्टी में बचे हैं उन्हीं में जूतम पैजार हो रही है। सबकी अपनी अपनी डफली, अपना राग है। नए पोस्टर चिपकाए गए हैं, इसमें भी नेता के बेटे का भविष्य चमक रहा है। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन के भावी सीएम बनने की भविष्यवाणी हो रही है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ के बारे में भी वैसा ही पर्चा सोशल मीडिया पर चिपकाया जा रहा है। जो काम राहुल दिल्ली में बैठकर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वही प्रयोग उनकी पार्टी वाले नेता हर शहर में कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी को मध्य प्रदेश से सबक लेना चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अस्पताल में हैं, खुद कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, फिर भी अपना काम बंद नहीं किया है। अस्पताल से ही वो कैबिनेट की वर्चुअल मीटिंग लेते हैं और अफसरों को भी समझाते हैं, बदली हुई जिंदगी के किस्से भी सुनाते हैं। अपने कपड़े भी धो रहा हूं, क्योंकि कोविड वाले कपड़े को धोने नहीं दे सकते और कपड़े धोने का भी एक और फायदा होता है। मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद फिजियोथेरेपी बहुत कराई, लेकिन मुट्ठी पूरी तरह से बंद नहीं होती थी। अब कपड़ा खींच के वो बिना फिजियोथेरेपी की नहीं रहता। सोशल मीडिया पर एक हैशटैग ट्रेंड करा देने से, राहुल का नाम सुबह से शाम तक चला देने से कोई नेता नहीं बनता। सुबह एक टॉपिक ट्रेंड होता है, शाम को कुछ और चलने लगता है। राहुल गांधी को भी सोशल डिस्टेंसिंग की नई क्लास सीखनी चाहिए, जिसमें सोशल मीडिया में चमकने से ज्यादा सड़क की सियासत समझनी जरूरी है। और आइए अब एक ऐसे नेता की बात करें जो आज खुल्लम खुल्ला कम्युनल कार्ड खेलने आए। राम मंदिर का भूमि पूजन लाइव ना दिखाया जाए, कैमरा ना लगे, वहां प्रधानमंत्री ना जाएं, ऐसी बातें सिर्फ ओवैसी सोच सकते हैं। ओवैसी खुद लाइव टेलीकास्ट में बैठते हैं, लेकिन राम मंदिर भूमि पूजन के सीधे प्रसारण पर प्रधानमंत्री को घेरते हैं। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या जा रहे हैं। भड़काऊ भाईजान ने इसमें भी कम्युनल एंगल ढूंढ लिया है। ओवैसी फुल कम्युनल मोड में आ गए हैं। राम मंदिर को कोर्ट कचहरी में फंसा कर रखने में ओवैसी ने जान लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने ओवैसी और उनके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को किनारे कर दिया था। कोर्ट ऑर्डर के बाद राम मंदिर का शुभारंभ मुहूर्त निश्चित हुआ। नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के करोड़ों श्रद्धालुओं की इच्छा पूरी करने जा रहे हैं, तो ओवैसी से यह भी हजम नहीं हो रहा। नरेंद्र मोदी का रिलीजन हम जानते हैं, वो तो बड़े ओपन है उस बारे में, उसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं है। हमको ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मजहब है? बताइए हमको, नरेंद्र मोदी की सरकार का क्या मजहब है? नरेंद्र मोदी की सरकार का मजहब इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो संविधान से जुड़े हुए हैं और संविधान ये कहता है कि इस देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश तमाम मजाहिब को मानता है और उनको भी मानता है जो भगवान या खुदा अल्लाह को नहीं मानते। वो प्रधानमंत्री सिर्फ एक मजहब के नहीं है, वो 130 करोड़ जनता जिसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, आपके ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, आदिवासी भी हैं और इसमें एथिस्ट भी हैं। भड़काऊ भाईजान प्रधानमंत्री का मजहब पूछ रहे हैं। एआईएमआईएम के सुप्रीमो बैरिस्टर हैं,
वो अगर संविधान को जानते हैं तो इतना तो जानते ही होंगे कि संविधान ने प्रधानमंत्री को भी धर्म की वही स्वतंत्रता दी है जो सभी हिंदुस्तानियों को हासिल है। राम मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बनने जा रहा, वो जनता के चंदे से बनेगा। ओवैसी ये सब जानते हैं, फिर भी जानबूझकर प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा को कम्युनल कलर दे रहे हैं। ओवैसी ने पहले अपने एक सांसद को आगे करके मंच तैयार कराया और फिर मैदान में कूद गए। प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो वो अपने ओथ के खिलाफ जा रहे हैं, और उनको जाना है तो ऐलान कर दें कि मैं जा रहा हूं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में और इसका लाइव टेलीकास्ट ना हो। हमको कोई इतराज नहीं। हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पिछले 6 साल में आपने मेकशिफ्ट टेंपल में नहीं गए। हम आपसे फिर से कह रहे हैं कि ये जो इशू है बाबरी मस्जिद का, ये एक डिवाइसिव इशू रहा है इस देश के लिए। ओवैसी हिंदू मुसलमान किए बिना नहीं रह पाते, हर चीज को मजहब के चश्मे से देखने की उनकी आदत है। राम इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की आस्था के प्रतीक पुरुष हैं। उनका मंदिर सर्वोच्च अदालत के आदेश से बन रहा है, लेकिन ओवैसी किसी भी तरह टांग अड़ाने की कोशिश में है। प्रधानमंत्री जी अगर एक लॉफुल काम के लिए जा रहे, एक ऐसे काम के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक या गलत क्या है? 5 जजों की बेंच ने निर्णय किया कि यहाँ रामलला का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता सत्य है। यह भूमि रामलला की है, यह भी सत्य है, और यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। इस निर्णय को सबने स्वीकार किया है। ओवैसी की सियासत की बुनियाद ही बांटने में है। हिंदू और मुसलमान एक होकर रहे तो ओवैसी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि नफरत की आग जलती रहे। राम मंदिर उनके लिए ऐसा ही मुद्दा है, वरना हैदराबाद के सांसद का अयोध्या से क्या काम? अयोध्या के 135 साल पुराने कानूनी विवाद का चैप्टर क्लोज हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन भी दे दी गई है, मगर ओवैसी अब भी बाबरी मस्जिद की रट लगाए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की इजाजत पर शिलान्यास हुआ और 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। हम यही कहेंगे कि वहां पर हमारी मस्जिद थी, वहां पर हमारी मस्जिद रहेगी। आज आप जो जगह पर काम करने जा रहे हैं, वहां पर 500 साल तक मस्जिद थी। मैं मर भी जाऊंगा तो मैं वसीयत करके जाऊंगा कि ये याद दिलाते रहो देश के तमाम लोगों को कि वहां पर मस्जिद थी, और 6 दिसंबर 1992 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। राम मंदिर तो बस बहाना है, असल में ओवैसी को मुसलमानों को भड़काना है। एक सांस में वो मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाते हैं तो लगे हाथ बकरीद का मसला उठा देते हैं। ओवैसी राम मंदिर के शुभारंभ को बकरीद से जोड़ रहे हैं। अगर 250 लोगों को आप इजाजत दे रहे हैं 5 अगस्त को, तो भैया 1 अगस्त को भी 250 लोगों को इजाजत दे दीजिए ना। हर पूरे इबादतगाह को खोल दीजिए उत्तर प्रदेश में, चाहे मस्जिद हो, मंदिर हो, गिरजाघर हो, हाँ, बोध के सेंटर्स हो, सबको खोल दीजिए आप, और कहिए कि 250 लोग आइए। सिर्फ इस फंक्शन के लिए 250 लोग क्यों भाई? जब 1 अगस्त को भारत में बकरीद मनाई जाएगी तो आप मस्जिदों को खोल दीजिए और कहिए कि भाई सिर्फ 250 लोग ईद की नमाज पढ़ेंगे। ओवैसी को मालूम है कि हिंदुस्तान में नमाज अदा करने पर कोई रोक नहीं है। कुर्बानी पर भी सरकार ने रोक नहीं लगाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मस्जिद में भी नमाज अदा की जा सकती है। मोदी सरकार मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती, मगर भड़काऊ भाईजान आधी अधूरी बातें करके भड़काने से बाज नहीं आती। जिस दिन भारत में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा, उस दिन पाकिस्तान कुछ गड़बड़ कर सकता है। खुफिया एजेंसियों ने ऐसी खबर दी है, लेकिन हम आपको पाकिस्तान के अंदर की ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जो खुलेआम वहां दिख रही है। इन तस्वीरों को देखकर आपको पता चलेगा कि जो मुल्क अपना दिमाग आतंकवादियों को पालने में लगाता है, उसकी हालत क्या हो जाती है। कराची की गलियों में कुछ इस तरह पाकिस्तान के कप्तान की नाकामियों का कचरा बह रहा है। सड़कों पर इमरान के अरमान कुछ इस अंदाज में डुबकी लगा रहे हैं। रही बात नए पाकिस्तान की, पुरानी आवाम की, तो आप उनकी तस्वीरें भी देख लीजिए और बातें भी सुन लीजिए। ये आप देख सकते हैं, मदरसे के बच्चे हैं जिनको रेस्क्यू किया जा रहा है। एक
दिफाई तंजीम अल खिदमत की जानिब से मदरसे में फंसे बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा है। ये आप देखें, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे जिनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। तस्वीरें ऐसी हैं मानो कराची शहर समंदर में तैर रहा है। सिर्फ कराची ही क्यों, इस वक्त तो लाहौर की सड़कें भी इमरान को ले डूबी हैं और तब्दीली सरकार को उनकी आवाम कुछ इस अंदाज में पैगाम दे रही है। और ये देखें जरा, ये हालत है लाहौर की। ये तब्दीली सरकार जो हमें जो दावे करते रहे कि भाई हम पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे, हम आपको ऐसा करके बना देंगे। ये देखें रक्षा को, ये रक्षा आ रहा है, बेचारे का रक्षा बंद हुआ है और धक्के लगा रहे हैं, लेकिन जो है ना क्या नाम है, कोई पुरसान हाल नहीं है लोगों को। ये देखें जरा, सवारी भी बीच में बैठी है। ये देखें, सवारी मजे ले रही है। सवारी मजे ले रही है, हम धक्के लगा रहे हैं। देखें जी, भाई अच्छा, ये देखें जी, ये हालात है भाई लाहौर के। जो कहते रहे कि भाई हम तब्दीली लेकर आएंगे, ये तब्दीली का ये नाम था। हमें कहते रहे कि भाई अपने माँ बाप का न मानो और आओ पीटीआई को वोट दो। ये उनकी हरकतें हैं। ये हमें ऐसा पाकिस्तान बनाना चाह के दे रहे थे। ये जरा देखें, खुद अपने आंखों से देखें, कोई यहाँ पे पूछने वाला नहीं है, कोई इंतजामिया नहीं है। इंतजामिया दिखे भी तो कैसे? पाकिस्तान का कप्तान तो इस वक्त अपने 2 साल का केक काट रहा है, ट्विटर पर कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहा है, कैमरे के सामने आकर लेक्चर दे रहा है और आवाम अपना सिर पटक रही है। ये गुलिस्तान जो ब्लॉक टन की हालत देखें आप लोग। बारिश हुई है तकरीबन 1-2 घंटे, बड़ी ज़बरदस्त तेज़ बारिश हुई है। उसके बाद ये सिचुएशन देखें, ये कामरान चुरंगी के पास का एरिया है और ये गाड़ी बिल्कुल एक मेरे घर में होंडा की है, ये करोला गाड़ी है, तैरती हुई जा रही है। भाई क्या ये हालात क्या लग रहा है आपको? हुकूमत पाकिस्तान क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहे हुकूमत पाकिस्तान यार, कुछ भी नहीं कर रहे। वो देख नहीं रहा आवाम को देखो, ये हालत देखो। हाँ नाज़रीन, ये देख रहे हैं जिस तरीके से ये देख रहे हैं आप, पूरा नागन चौरंगी का ये सब पूरा डूबा हुआ है और आवाम बहुत परेशान है। ये मुनाजिर आपको दिखा रहा हूँ, ये मेन नीपा है। ये मेन नीपा का ब्रिज है जो आपको गुलशन चुरंगी की तरफ लेके जाता है। ये ब्रिज इस वक्त स्विमिंग पूल का मुनाजिर दे रहा है, आपको देख सकते हैं। ये है सिंध हुकूमत की 12 साल कारकर्दगी। ये हालत है यहाँ पर और फिर भी कहते हैं कि हमने सिंध को पेरिस बना दिया। देखें जी, विंड्स तो आपको सामने नजर आ रहा है कि पानी उन्होंने फ्लोट करवा दिया है, बस किश्ती चलानी बाकी है। रहम खाएं हमारे ऊपर खुदारा। पाकिस्तान की आवाम चिल्ला चिल्ला के ये क्यों ना बोले कि हम पर रहम करो। इमरान तो मानो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। वैसे कौन सा मंजर है कि जिसकी कमी है? अब जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। इमरान की बात तो हो गई, अब जरा उनके आवाम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कप्तान है उससे भी गई गुजरी वहां की आवाम है। कोरोना काल में पाकिस्तान की सड़कों पर सिर्फ लबालब पानी नहीं भरा, लोग भी भरे पड़े हैं और वजह है बकरीद से पहले जानवरों की शॉपिंग। अब पाकिस्तान के पीके को ही देख लीजिए। आज एक बड़ी जबरदस्त चीज मिली है मुझे, आज आपको दिखाता हूँ। ठीक है भाई, अब मंडी में। ठीक है भाई, हम आ गए हूँ भाई। मंडी में हमारा बैटरिया फुल चार्ज है। फुल चार्ज है? हाँ, और आपका भी बैटरिया फुल चार्ज कर दूंगा। और भाई मवेशी मंडी में हम सस्ता जानवर ढूंढ रहा हूँ। सस्ता जानवर? पाकिस्तानी पीके यही नहीं रुका, वो तो सीधे जानवरों के बीच पहुंच गया और सवाल जवाब करने लगा। बहुत गोरा है, क्रीम लगाता है। हाँ, ये ऐसे लगाया है, कोई जो फॉर्मूला क्रीम नहीं आती। ठीक है भाई, गुस्से में लग रहे हो भाई? सस्ते हो, हम ढूंढ रहा हूँ सस्ता जानवर। सही भाई, टुकुर टुकुर देख रहा है। पाकिस्तान का कप्तान टीवी पर मास्क हाथ में लेके लोगों से उसे पहनने की भीख मांगता है और दूसरी तरफ आवाम मस्ती मजाक के नाम पर चिपक के बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती हैं। वो बात दूसरी तरफ है कि ज्ञान देने में ये भी पीछे नहीं है। भाई, जब से मंडी लगा हूँ, जब से आ रहा हूँ। जब से आ रहे हैं। और सब लोगों को एक ही बात बता रहा हूँ कि भाई मंडी आना है तो मास्क लगाना है और सोशल डिस्टेंस में रखना है और सस्ता जानवर लेके जाना है।
पाकिस्तान को ऐसे ही फेल्ड स्टेट नहीं कहा जाता। सड़कों पर सैलाब आ रखा है, लेकिन वहां कप्तान घोड़े बेचकर सोया है और दूसरी तरफ आवाम भी कोरोना काल में बेफिक्री से घर से बाहर निकल रही है और जानवरों के चक्कर में जानलेवा वायरस को खुला निमंत्रण दे रही है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है और ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जब वो अयोध्या पहुंचे थे। उस वक्त उन्होंने एक प्रतिज्ञा की थी। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। उससे पहले देखिए आज का ओ माय गॉड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो अयोध्या जाएंगे। 29 साल पहले भी प्रधानमंत्री अयोध्या गए थे। साल 1991 की ये उसी वक्त की तस्वीर है जब नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करने के लिए गए। रामलला के जन्म उत्सव पर अयोध्या आए थे। नरेंद्र मोदी के साथ इस तस्वीर में आपको बीजेपी के सीनियर लीडर मुरली मनोहर जोशी दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुरली मनोहर जोशी की इस यादगार तस्वीर को एक फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने खींचा था। महेंद्र त्रिपाठी का दावा है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से उस वक्त एक सवाल किया था कि आप अयोध्या फिर कब आएंगे। महेंद्र त्रिपाठी कहते हैं कि उस वक्त नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया था मंदिर बनने पर, और वही होने जा रहा है 5 अगस्त को। कितने टाइगर जिंदा हैं, इस खबर को सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा। पूरी दुनिया में टाइगर्स की तादाद में हिंदुस्तान नंबर 1 पर है और अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान की स्ट्रैटेजी काम कर रही है और बाघों की बस्ती कम हो रही है लेकिन बाघों की तादाद बढ़ रही है, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है। आप भी ये जानना चाह रहे होंगे कि आखिर बाघ संरक्षण में लगी हमारी टीम ने ऐसा क्या किया जिससे बाघ भी बच गए और बढ़ भी गए। इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में कितने टाइगर जिंदा हैं? इसका डेटा पर्यावरण मंत्रालय ने इंटरनेशनल टाइगर डे पर पेश किया। और जो आंकड़े सामने आए, यकीन मानिए उसे सुनकर आपको काफी सुकून मिलेगा और बहुत गर्व होगा। इस बार जो टाइगर्स के आंकड़े आए हैं उसने विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। इस वक्त भारत में दुनिया के कुल बाघों की 70% आबादी है। भारत की एनिमल आर्मी में 30,000 हाथी, 3,001 सींग वाले गैंडे और 500 से ज्यादा शेर हैं। दुनिया के 70% बाघ भारत में है। भारत को गर्व होना चाहिए। 70% हमारे पास है और 70% बाघों के साथ आज हम दुनिया का नेतृत्व करते हैं। देखो, भारत की ये सॉफ्ट पावर्स है और सॉफ्ट पावर को हमें दुनिया के सामने बहुत तरीके से ले जाना भी चाहिए। बाघों की इस रिपोर्ट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। एक सवाल आपके जहन में जरूर आया होगा, जिस देश में इंसान की जनगणना करने में तमाम चुनौतियां और जद्दोजहद का सामना करना पड़ता है, उस देश ने आखिर टाइगर्स का इतना सटीक आंकड़ा कैसे हासिल किया? यह सब हुआ कैसे? उसे समझाने के लिए पिछले साल इंटरनेशनल टाइगर डे पर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बात को सुनिए, जिससे पूरी स्ट्रेटेजी का पता चल जाएगा। We in India completed this target 4 years early. रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 2010 में बाघ क्षेत्र वाले देशों ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें सभी देशों ने 2022 तक बाघ क्षेत्र की अपनी सीमा में बाघों की संख्या दोगुना करने का संकल्प लिया था, जिसे भारत सरकार ने 2019 में ही पूरा कर दिया। आज भारत में दुनिया के 70% बाघ हैं। आखिर कैसे की गई बाघों की गणना, उसे भी समझिए। सबसे बड़ा कैमरों का जाल बिछाया गया, बाघों की पहचान कर इनकी गणना की गई। बाघों की धारियों को देखकर पहचाना जाता है। 2014 में हर 4 वर्ग किलोमीटर पर कैमरे लगे। 2018 में हर 2 वर्ग किलोमीटर पर कैमरे लगाए गए। 2018 में कैमरों की संख्या भी डबल कर दी गई। एक छोटे से जगह में
इतनी विविधता भरी है कि हर एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होता है। मुझे भी सवाल था कि ये बाघ एक से दिखते हैं तो इसमें अलग कैसे गिनते हैं, वही बार बार आया है ऐसा नहीं होता, तो नहीं होता। ये धारियां जो है स्ट्राइप्स, वो धारियों के कारण उसमें जो विशेषता भरी है उससे एक एक बाघ अलग अलग गिना जा सकता है। द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन की ओर से सर्वे के डेटा के मुताबिक इस समय दुनिया के 70% टाइगर हिंदुस्तान में है। शावकों को छोड़कर बाघों की संख्या 2461 और कुल संख्या 2967 है। 2006 में ये संख्या 1411 थी। तब भारत ने इसे 2022 तक दोगुना करने का लक्ष्य किया था। भारत में सबसे ज्यादा 1492 बाघ 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में है। 2006 में बाघों की बस्ती 93,697 वर्ग किलोमीटर थी और 2018 में घटकर 88,985 वर्ग किलोमीटर रह गई है। ये कामयाबी इतनी आसान नहीं थी। ये तब संभव हुआ जब बाघों की बस्ती घट गई, जो ये बता रही है कि सरकार बाघों को बचाने और बढ़ाने को लेकर संजीदा है।